मौन पालन व्यवसाय में विभाजन एक ऐसा कार्य है जिसको किए बिना इस व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसमें हम बक्सों की संख्या बढ़ाते हैं, जिससे शहद उत्पादन बढ़ता है और हमारी आमदनी भी बढ़ती है। आइए मिलते हैं लखनऊ के सफल मौन पालक निमित सिंह से, जो पिछले कई वर्षों से मौन पालन का कार्य कर रहे हैं। आज ये आपको मौन बक्सों के विभाजन पर अपने अनुभव बता रहे हैं। देखिए, डिवीजन का मतलब ये चीज़ होता है किसी भी चीज़ को भाग करना और 1 से 2 बनाना। अगर आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो डिवीजन का 2 समय होता है। एक तो आपको बसंत ऋतु और एक आपको जब तिलहन दलहन की फसल होती है, जैसे कि जुलाई अगस्त। मधुमक्खी पालन में सबसे जरूरी होता है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, नहीं तो मधुमक्खी पालकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। रबी मौसम में फूलों की अधिकता के कारण मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है, तो मधुमक्खियों के बॉक्सों का विभाजन करना जरूरी होता है। ऐसा न किए जाने पर मधुमक्खियां घर छोड़कर भाग जाती हैं। तो आप कैसे करें मधु बॉक्सों का विभाजन, आइए जानते हैं। डिवीजन अगर आप कर रहे हैं तो डिवीजन 2 तरह का होता है। एक होता है डिवीजन मिक्स डिवीजन और एक होता है सिंगल डिवीजन। मिक्स डिवीजन का मतलब ये होगा, अगर आपके एपेरी में 40 बक्से या 100 बक्से या 200 बक्से हैं तो सारे बक्सों में से एक या 2 या 3 फ्रेम निकाल के आपने मिक्स डिवीजन कर लिया। और एक होता है कि सिंगल डिवीजन, जैसे आपके बक्से 10 फ्रेम के हैं तो आप उसमें से 4 निकाल लिए और उस बक्से को आधे हिस्सों में बांट दिए, या 5 निकाल लिए आधे हिस्सों में बांट लिए। लेकिन जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि अगर मिक्स डिवीजन आप करते हैं ज़्यादा सक्सेस होता है। वो मिक्स डिवीजन आप करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि आप जब डिवीजन करने जाएं तो बक्से का गेट पहले बंद कर लीजिए। बक्से का गेट बंद कर लीजिए, आप अपने बक्से को खोलिए, एनालिसिस चार्ट आपने अपने हाथ में लीजिए। अगर आप एनालिसिस चार्ट रखते हैं तो कौन सी कॉलोनी स्ट्रांग है आपकी। जो कॉलोनी स्ट्रांग है उसमें से आप पहला फ्रेम निकालिए, ताज़ा लार्वा के बाद फिर आप पराग का एक फ्रेम निकालिए, फिर आप एक उसमें से ब्रूड का फ्रेम निकालिए, फिर आप उसमें से एक फीड का फ्रेम निकालिए। ऐसे करके आपको 5 फ्रेम तक उस डिवीजन वाली कॉलोनी को ले जाना है। 5 से कम नहीं रखना है और 6 से ज़्यादा नहीं रखना है। 6 से आप ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, बट 6 से ज़्यादा मत रखिए आप। 5 फ्रेम तक आपको रखना है। 5 फ्रेम अगर आप रखते हैं तो वो डिवीजन कॉलोनी सक्सेस होती है। डिवीजन करने के बाद आप उस दिन शाम को उस बक्से को उठा के 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर ले जाकर रख दीजिए। जब 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर ले जाकर 2 या 3 दिन के लिए आप रख देंगे, कोशिश ये करना है कि जब तक उसमें रानी मेट ना हो जाए तब तक उस बक्से को वहाँ से लेकर मत आइए। लेकिन किसी कारणवश अगर आपको लेकर आना है तो दूसरे दिन उसको उठा के ले आइए। जब आप विभाजन कर देंगे बक्से को तो उसमें जो लार्वा है, ताज़ा लार्वा, उसको सारी मधुमक्खियाँ मिलकर एक्स्ट्रा फीड कराएंगी रॉयल जेली। फिर उसमें क्वीन सेल तैयार होगा। क्वीन सेल 12 से 14 दिन में तैयार होता है। क्वीन सेल तैयार होने के बाद उसमें से रानी मधुमक्खी निकलेगी। रानी मधुमक्खी निकलने के बाद 3 से 4 दिन तक रानी मधुमक्खी बक्से के अंदर रहेगी। फिर अगर मौसम अच्छा है तो रानी मधुमक्खी बाहर मेटिंग होने के लिए जाती है। अगर बाहर रानी मधुमक्खी मेट होने जाती है तो रानी मधुमक्खी जब मेट होकर आएगी तो 2 से 3 दिन के बाद अंडा देने की प्रक्रिया शुरू कर देगी और वो आपका पूर्णतः एक बक्सा बन जाएगा। अगर आपने 40 बक्से से शुरू किए हैं काम करना या 50 बक्से से, तो विभाजन करने के बाद आपके सारे बक्से 1 से 2, 2 से 3 आपके ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अगर साल भर में आप 2 बार एक बक्सों को विभाजन करते हैं तो 1 बक्से से 3 बक्सा आप बहुत आराम से बना सकते हैं और ये आपकी अतिरिक्त आय में जुड़ जाएगा, जो कि आपने 1 बक्से खरीदे और साल के अंत में आपको 3 बक्से मिल जाएंगे। फसलों में रोगों से काफी नुकसान होता है, जिन पर नियंत्रण पाने के लिए अधिकतर किसान नहीं चाहते हुए भी रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन रासायनिक दवाओं का बुरा असर मिट्टी और उत्पाद पर पड़ता है, जबकि कई ऐसे जैविक उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं जिनका आप फसलों में प्रयोग करके रोगों का प्रबंधन कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत आज हम ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशी के बारे में आपको बताएंगे, जिस पर चर्चा कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर वेद रतन। किसान भाइयों, आपकी फसलों में बहुत सारे रोग लगते हैं और ये रोग फफूंद के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा और अन्य जो कारण हैं उनके द्वारा लगते हैं और इसके प्रबंधन पर बहुत सारे आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, रसायनों का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम
इस बात को जान लें, हमारे किसान भाई इस बात को जान लें कि इनका प्रबंधन बिना किसी रसायन के प्रयोग के भी काफ़ी हद तक हम कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, आज मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। किसान भाइयों, जानते हैं आपकी एक ट्राइकोडर्मा नाम की एक फफूंद है जो कि मृदा में पाई जाती है, और इस फफूंद के अंदर ये विशेषता है कि अगर ये मृदा में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे तो हमारे जो भूमि जनित और बीज जनित बीमारियां हैं, जैसे झुलसा है, जड़ सड़न है, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो जो है कम हो जाती हैं। लेकिन हमारी मृदा में रसायनों के प्रयोग से धीरे धीरे कम होती गई हैं, इसलिए हम वैज्ञानिकों ने इसको मृदा से अलग करके रखा और इसका जो है प्रयोग किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि कैसे इसको प्रयोग करें। फसलों को रोगों से बचाने का सबसे सुरक्षित और आसान उपाय है ट्राइकोडर्मा का खेत में प्रयोग और बीजोपचार करना, जो कम खर्चीला होने के साथ साथ पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। तो किसान भाई अपनी फसलों में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कब और कैसे करें, इस बारे में आइए जानते हैं। तो जो ट्राइकोडर्मा है एक तरह की फफूंद है जिसकी विशेषता यह है कि रोग फैलाने वाले जो फफूंद हैं उनको ये खत्म कर देती है। अब इसका प्रयोग कैसे आप करें? इसका प्रयोग बड़ा आसान है। पहला तरीका तो यह है कि इसका प्रयोग आप बीज शोधन के रूप में कर सकते हैं कि बुआई से पहले अगर 4 से 5 ग्राम मात्रा ट्राइकोडर्मा उत्पाद की आप 1 किलोग्राम बीज के लिए उसको शोधित कर दें तो बीज जनित जो बीमारियां हैं वो काफ़ी हद तक अपने आप मैनेज हो जाती हैं। इसके अलावा जो भूमि जनित बीमारियां हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसको ट्राइकोडर्मा की हम 2.5 किलोग्राम मात्रा आप ले लें और 60 से 65 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला दें अच्छी तरह से और उसको नम कर दें। नम करने के बाद किसी गीले बोरे से उसको ढक दें। यह काम जो है छायादार जगह पर करना चाहिए, ज़्यादा धूप वहाँ पर नहीं आनी चाहिए और इसको 6-7 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। तो इस बीच क्या होगा कि जो ट्राइकोडर्मा के बीजाणु हैं वो पूरे 60-70 किलो गोबर की खाद में फैल जाएंगे और प्रति हेक्टेयर की दर से इसको खेत की अंतिम जुताई करते समय, यानी जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर की दर से इसको खेत में मिला दें। ध्यान देने की बात यह है कि खेत में थोड़ी सी नमी बने रहना आवश्यक है, तो उस तरह से खेत में जो ट्राइकोडर्मा है पूरे फैल जाएगी। और इस प्रक्रिया को आपको 2-3 बार, यानी सीजन में, रबी में, खरीफ में और फिर रबी में, इस तरह से अगर आप 2-3 सीजन में कर लेते हैं तो मृदा के अंदर, यानी खेत की मिट्टी जो है उसके अंदर ट्राइकोडर्मा की इतनी मात्रा फैल जाएगी कि जो रोग फैलाने वाले हमारे जैसे फफूंद हैं, जैसे राजक्टोनिया है, आल्टरनेरिया है, हेलमिंथोस्पोरियम है, फ्यूजेरियम है, तो इससे पैदा होने वाली बीमारियां अपने आप को प्रबंधन उनका हो जाएगा। एक तरह से और इसको प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे नर्सरी के पौधे जो लगाते हैं, विशेष करके टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, गोभी है, जिनकी पौध तैयार करके तब खेत में लगाते हैं, तो जब हम नर्सरी की बेड तैयार करते हैं उसमें भी ट्राइकोडर्मा को हम मिलाएं और पौध को मुख्य खेत में लगाने के पहले अगर इसको पानी में हम इसका घोल बना करके और 4-5 घंटे के लिए उस पौध को उसमें रख दें तो उसके ऊपर भी ट्राइकोडर्मा की एक तरह से परत चढ़ जाती है। और ऐसे शोधित उपचारित पौध को अगर हम फिर सुखा करके और खेत में लगाएं तो इससे भी जो प्रारंभिक अवस्था में जो लगने वाली बीमारियां हैं उनको बहुत हद तक आप बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये ट्राइकोडर्मा फफूंद है जो कि बाजार में भी उपलब्ध है, लेकिन अच्छा होगा कि आप किसी विश्वसनीय स्थान से, विश्वविद्यालय से या कहीं सरकारी जगह से इसको क्रय करें और इसका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपकी फसलों में जो फफूंद से लगने वाली बीमारियां हैं, चाहे वो बीज जनित हों या मृदा जनित हों, उनसे अपनी फसल को आप बचा के और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि जानते हैं कि हमारे जनपद में काफ़ी एरिया ऐसा है जो ऊसर से प्रभावित होता है और ऊसर से प्रभावित एरिया में हमारी जो कुछ संस्कृत प्रजातियां हैं उनका किसानों के द्वारा इस पर बोया गया है। तो सबसे पहली बात आती है खरपतवारों के प्रबंधन की। किसान भाइयों, इसमें भी लगभग सेम पोजीशन है जैसे सामान्य खेतों में है। ऊसर में भी वही बात आपको कहने की जरूरत है कि गेहूं में 2 तरह के खरपतवार होते हैं, एक चौड़ी पत्ती वाले और दूसरे सकरी पत्ती वाले। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में मुख्य रूप से आप देखते हैं हमारे किसान भाइयों के यहाँ कसनील है, बथुआ है, हिरनखुरी है, इस तरह के जो आते हैं तो इससे हमारी उत्पादन और उत्पादकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके प्रबंधन के किसान भाइयों किया जाता है
कि हमारी एक दवा आती है 2,4-D सोडियम साल्ट 80% की 625 ग्राम मात्रा, अगर हम करीब 700 लीटर पानी में घोल बना करके समय रहते छिड़काव कर देते हैं तो आप चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों से अपनी फसल को बचा करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर किसान भाई आप देखते हैं कि आपके खेत में सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जिसमें आपका मुख्य रूप से आता है गेहूं का मामा, अगर इसकी समस्या है तो किसान भाइयों के लिए इसके लिए जो हमारा रसायन होता है वो अलग तरह से रसायन होता है। पहले में अभी तक किसान हमारे डालते रहे आइसोप्रोटुरान है, और इसके बाद कुछ किसानों के द्वारा सल्फोसल्फ्यूरान का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो किसान भाइयों, आपको जो भी बाजार में या मेटसल्फ्यूरान है या टोटल के नाम से कई ऐसी दवाइयां आ गई हैं, तो किसान भाइयों आप देखिएगा कि अगर सकरी पत्ती वाले में केवल फैलिस माइनस का प्रकोप है तो उसमें अगर आइसोप्रोटुरान ले रहे हैं तो आइसोप्रोटुरान 2 फार्मुलेशंस में आता है, एक 50% होता है, एक 75% होता है। 50% अगर है तो 1.5 किलोग्राम मात्रा, अगर 75% है तो 1 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यक होता है, और इसको करीब 600-700 लीटर पानी में घोल बना करके उपयुक्त नमी पर समय छिड़काव कर देते हैं तो फसल के अच्छा प्रभाव पड़ता है और हम जो गेहूं मामा को प्रबंधन कर लेते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपके खेत में दोनों तरह के खरपतवार हैं तो अलग अलग दवा छिड़कने की जरूरत नहीं है कि हम उसको 2,4-D अलग छिड़के और आपका जो है गेहूं का मामा के लिए आइसोप्रोटुरान या सल्फोसल्फ्यूरान अलग छिड़के। इसके लिए किसान भाइयों एक दवा आती है मार्केट में, बहुत अच्छी है, उसमें आप देखेंगे कि सल्फोसल्फ्यूरान और मेटसल्फ्यूरान दोनों का मिक्सर होता है। अगर इसकी 16 ग्राम मात्रा आती है, 1 यूनिट आती है 1 एकड़ के लिए, और 1 हेक्टेयर के लिए 40 ग्राम मात्रा जरूरत पड़ती है। अगर उसको 600-700 लीटर पानी में घोल बना करके उपयुक्त नमी पर अगर इसका छिड़काव कर दिया जाता है तो आप देखेंगे कि आप इससे भी अपनी फसल को बचा के अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और इस समय ऊसर में देखने की बात आती है सिंचाई का प्रबंधन। सिंचाई के प्रबंधन के साथ साथ आप ये देखेंगे कि इसमें जो हमारी सामान्य गेहूं की परिस्थिति होती है उसमें जो सिंचाई होती है वो 21 दिन पर करते हैं, लेकिन जब ऊसर है जहाँ का पीएच मान ज़्यादा होता है और वहाँ पर जो ऊसर के संस्कृत वैरायटियाँ हैं उनका जो बुआई की गई है वहाँ पर हमें सिंचाई की व्यवस्था करीब 28 या 30 दिन के लगभग करनी चाहिए, जब तक फसल की थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ हो जाए उस समय इनमें सिंचाई करनी चाहिए। और सिंचाई करने के लिए एक विशेष बात ये होती है कि चूंकि खेत समतल किया हुआ है, अगर नहीं है तो हल्का सा खेत धीरे से समतल कर लें और पानी बहुत ही हल्का छोटी छोटी सी पट्टी बना करके उसमें पानी डालेंगे और इसके बाद एक पट्टी का पानी दूसरे पट्टी में उतार लेंगे तो आप देखेंगे जब खेत में जगह जगह पर अधिक आवश्यकता से अधिक पानी नहीं भरेगा तो जो साल्ट का कंसंट्रेशन है, जो सोडियम साल्ट का जो सांद्रता है वो कम होगी और हमारे जो पौधे मरने की स्थिति है वो बहुत कम होगी। और आप देखेंगे कि हल्के पानी की सिंचाई करने के साथ समय पर ही जो है हमारे खेत में होगी और पौधों की जो मोर्टेलिटी होती है वो बहुत कम होगी और फसल बहुत अच्छी होती है। हमारे जो किसान भाई उसर भूमि में गेहूं की फसल लगाए हैं वो फसल में पहली सिंचाई 28 से 30 दिन पर करें। उसके बाद शेष सिंचाइयां हल्की एवं जल्दी जल्दी करें, जिससे खेत में नमी बनी रहेगी और फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी। दूसरी बात आती है उर्वरकों का प्रबंधन। इसके लिए किसान भाई आप जैसा कि जानते हैं कि जो हमारी फसल लगभग 1 महीने की हो जाती है और 1 महीने बाद 28 दिन के बाद जब इसमें हम सिंचाई करेंगे तो ओट हमारी आती है लगभग 1 सप्ताह बाद। इसकी रिकमेंडेशन हमारी होती है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से होती है। आधी मात्रा नाइट्रोजन की हमने बुआई के समय दे दी है। उसकी जो बची हुई आधी मात्रा उसको 2 भागों में बांट दिया है। एक जो आधी से जो बचा हुआ भाग है उसको हम देंगे पानी जो लगाएंगे उसकी ओट आने के बाद। ओट आने के बाद शाम के समय खेत में खड़ी फसल में इसका आम छिड़काव कर देते हैं। इसके बाद किसान भाई जो इसको ध्यान रखने के बाद जो 1/4 बच गई है इस मात्रा का हम लोग क्या करेंगे, बाल आने के पहले, जब बाल आने के पहले ओट आ जाती है सिंचाई करेंगे, सिंचाई के बाद जो ओट आएगी तो बची हुई यूरिया का मात्रा पूरा हम उसी समय दे देंगे। लेकिन फिर भी एक चीज हम लोग देखते हैं कि अगर आपके खेत में कहीं पर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि खेत में पीलापन है या उसमें जिंक की कमी के लक्षण परिचित हो रहे हैं तो हम लोग एक किसान भाइयों के संसूचित करते हैं कि 100 लीटर पानी में अगर 2 से 2.5 किलो यूरिया और उसमें आधा किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% या अगर 33% है तो उसकी लगभग 350 ग्राम मात्रा उसको घोल बना करके अगर हम उसको छिड़काव कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपसे अच्छा फसल का उत्पादन आपको मिल सकता है। इस तरह से किसान भाई देखेंगे कि हमारी जो वैज्ञानिक संस्कृति है उसमें समय पर रहते पानी का प्रबंधन,
पानी के प्रबंधन के साथ साथ अगर हम उसमें उर्वरक का प्रबंधन और उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ अगर हम खरपतवारों का समय पर प्रबंधन कर लेते हैं तो आप देखें कि ऊसर में भी गेहूं से अच्छा उत्पादन और आमदनी प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatab@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। शहद निकालते समय ध्यान देने वाली जरूरी बातें। टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए तकनीकी सुझाव। अन्नदाता में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।